अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं गॉसेस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। गॉसेस लॉ ने हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी चार्ज बॉडी के अराउंड अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए इसने हमें एक फार्मूला कैलकुलेट करके दिया था। यही इसकी सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है कि हम किसी भी बॉडी का जिसका कैसा भी शेप क्यों ना हो, हम उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पी के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर गॉसेस लॉ। गॉसेस ने ये बात कैसे कही थी? गॉसेस ने कहा था फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ सिंगल चार्ज, एक हमारे पास एक चार्ज मौजूद है, तो हमने डेरिवेशन में कल सॉल्व किया था पिछली क्लास में कि जो उसकी वजह से फ्लक्स होता है वो बराबर होता है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। ये एक चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होता है वो होता है। ये हमने इसकी कैलकुलेशन पिछली क्लास में की थी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं। अब अगर मेरे पास मोर देन वन चार्जेस मौजूद हैं, कंसीडर अ क्लोज सरफेस ऑफ आर्बिट्ररी शेप एंड साइज कंटेनिंग चार्जेस Q1, Q2, Q3, Qn। मेरे पास बहुत सारे चार्जेस मौजूद है। अभी तक आपने एक की बात की थी, लेकिन अब हमारे पास बहुत सारे चार्जेस मौजूद हैं, तो उनकी वजह से जो टोटल फ्लक्स होगा वो मेरे पास क्या होगा? जाहिर सी बात है, पहले वाली की वजह से जो फ्लक्स होगा वो psi1 होगा, दूसरे वाली की वजह से जो फ्लक्स होगा वो psi2 होगा, और जो तीसरे वाली की वजह से फ्लक्स होगा वो psi3 होगा, एंड सो ऑन। लास्ट वाली की वजह से जो फ्लक्स होगा वो psi होगा। अब एक का फ्लक्स जब हम कैलकुलेट कर चुके हैं वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाए तो पहले वाले का जो फ्लक्स होगा वो Q1 हो जाएगा, पहले चार्ज की वजह से Q1 हो जाएगा psi1, और दूसरे चार्ज की वजह से Q2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं सिंपली ये कहूँ कि हम एक चार्ज की वजह से जो फ्लक्स है वो कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम जानते हैं कि psi1 बराबर होगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और सिमिलरली psi2 बराबर होगा Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, psi3 बराबर होगा Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और psi बराबर होगा Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम इन तमाम वैल्यूज को उठा के इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, Q1, Q2, Q3 एंड Qn बच जाएगा, जिसको मैं कह सकता हूँ कि मेरा टोटल चार्ज भी है। तो इससे हमारा जो गॉसेस लॉ है वो प्रूव हो जाता है कि गॉसेस ने क्या कहा था कि द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ओवर एनी क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज। ये आप देख सकते हैं कि टोटल चार्ज जो हमने इनक्लोज किया था ये वो है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। डिवाइड किससे कर दिया? एप्सिलॉन नॉट से, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वे इन विच द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने चार्जेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, आपका फ्लक्स हमेशा इसके बराबर होगा। ये गॉसेस ने प्रूव भी किया। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं कि इससे हमें फायदा क्या हुआ। सपोज करते हैं, पहली एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक चार्ज स्फीयर मौजूद है, ठीक है, और कहता है कि उस चार्ज स्फीयर के बाहर आउटसाइड द चार्ज स्फीयर हमें बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। अब ये चार्ज स्फीयर क्या होगा? अगर ये मेरे पास एक स्फीयर है तो इसके सरफेस पे चार्जेस मौजूद होंगे, पॉजिटिव चार्जेस लेट्स से इसके सरफेस के ऊपर हर जगह मौजूद होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस होंगे। तो इसके सरफेस पे सब जगह मेरे पास पॉजिटिवली चार्जेस मौजूद होंगे, तो ये मेरा कहलाएगा चार्ज स्फीयर। अच्छा, इसके ऊपर सरफेस पे होंगे, इनसाइड से ये खाली होगा। इनसाइड जैसे फुटबॉल होती है, अंदर हवा होती है, ऊपर सिर्फ जो उसका मटेरियल होता है वो फुटबॉल के टॉप के ऊपर मौजूद होता है, लेकिन सेंटर से बिल्कुल वो एम्प्टी होता है। इसी तरह बिल्कुल यहाँ पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो इसके सरफेस के ऊपर मौजूद है, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब हम बात करने के लिए जाते हैं कि हम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस बनाना होता है, एक इमेजिनरी सरफेस बनाना होता है, और ये डिसाइड करना होता है कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ पर चाहिए। तो हमने कहा लेट्स सपोज वी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट P। ये जो एट पॉइंट P है, यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिक्वायर्ड है। टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ये वो पॉइंट P है जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिक्वायर्ड है आउटसाइड द चार्ज स्फीयर। अब ये मेरा अंदर जो ये चार्ज स्फीयर है, इसके बाहर इस पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिक्वायर्ड है। ये पॉइंट कितनी दूर है सेंटर से? सेंटर से चार्ज स्फीयर के r डिस्टेंस पे दूर है, हम मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, जिसके अराउंड आप कहीं पर भी चले जाएं, आपका जो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो यूनिफॉर्म होगी। तो देखिए, मैं यहाँ पर अगर मौजूद हूँ, यहाँ पर अगर इस चार्ज स्फीयर की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फील हो रही है, उतनी ही मुझे इस पॉइंट पर फील होगी, उतनी ही मुझे इस पॉइंट पर फील होगी। तो एक तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने इसके अराउंड ड्रॉ कर दिया है। तो लेट अस कंसीडर अ गॉसियन सरफेस इन अ फॉर्म ऑफ स्फीयर
कॉन्सेंट्रिक विद द चार्ज स्फीयर, जो इसका सेंटर है चार्ज स्फीयर का सेंटर और मेरा जो गॉसियन सरफेस है उसका सेंटर, दोनों का सेंटर सेम है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है सेम सेंटर विद द चार्ज स्फीयर सच दैट द पॉइंट पी लाइज ऑन अ गॉसियन सरफेस। जिस पॉइंट पी पे आपको रिक्वायर्ड था ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो पॉइंट भी सरफेस पे आ रहा है। तो अगर मैं सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दूंगा तो आपका जो पॉइंट पी है उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। बताने का मकसद यहाँ पर ये था। अच्छा जी, अब हम क्या करने के लिए जाते हैं, हम इस तरह तो डायरेक्टली ऑल फ्लक्स कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे स्फीयर को छोटे छोटे से स्मॉल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसा अक्सर आपने देखा हो, आपकी जो फुटबॉल होती है, फुटबॉल वो डायरेक्टली नहीं बनी हुई होती है, छोटे छोटे से एरियाज होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये एक एरिया है, फिर इस तरह ये एक एरिया, इस तरह सारे एरियाज को मिलके बना तो फाइनली स्फीयर ही है, लेकिन ये छोटे छोटे से स्मॉल एरियाज को मिलके बना। तो हम भी क्या करते हैं, अपने स्फीयर को छोटे छोटे से स्मॉल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है। इससे फायदा क्या होगा कि भाई हम इंडिविजुअली हर एरिया का फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और हर एरिया पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी। हम इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एरिया की कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। जैसे हम गाड़ियों के लिए रोड बना रहे हैं, तो मैं वन वे रोड बना रहा हूँ, तो उसमें से एक ही गाड़ी जा सकती है एट अ टाइम, दो गाड़ियां नहीं जा सकती, तो उसका फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वन कार एट अ टाइम ही वहां से बाहर आ रही होगी, तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। अगर मैंने दो लाइन की बना दी है मेरे पास, लेट्स से जो आपका रोड है, तो वहां से दो गाड़ियां जा सकती है। तो इसलिए हम भी सपोज कर लेते हैं कि हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रखने के लिए छोटे छोटे से स्मॉल एरियाज में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। अब मुझे हर एरिया का फ्लक्स चाहिए होगा, तभी तो अंदर जो मौजूद चार्ज स्फीयर था उसका मुझे टोटल फ्लक्स कैलकुलेट होगा। तो मुझे तो एक एक एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिक्वायर्ड है। उसके लिए मैं क्या करूंगा मैं कहूंगा कि भाई जो टोटल फ्लक्स होगा वही मेरा बराबर होगा साई 1 प्लस साई 2 प्लस साई 3 इंटू साई n के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक छोटे से स्मॉल एरिया का फ्लक्स साई 1 है और मेरे पास n नंबर ऑफ सेगमेंट मौजूद है एरिया के, जिनको मैंने n नंबर में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इसको दूसरे तरीके से हम मैथमेटिकली इस तरह भी लिख सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो एक छोटा सा स्मॉल एरिया है, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। हर एरिया की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है। तो अगर ये इसका प्लेन है तो उसकी आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, इसकी भी आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, इस वाले की भी आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। और मजे की बात ये, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी यहाँ से बाहर की तरफ ही आ रही होंगी, तो उनकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक रोशनी के लिए एक चीज मैंने रखी हुई है, बल्ब मौजूद है सेंटर में इस स्फीयर के, और वो पूरे स्फीयर को रोशन कर रहा है, तो रोशनी कहाँ आएगी? आउटवर्ड आएगी ना। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बाहर की तरफ आएगी। तो अब जो है मैं कहता हूँ कि भाई अगर एरिया की डायरेक्शन भी आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आउटवर्ड है, तो फिर ये दोनों पैरेलल हो गए। और पैरेलल का मतलब है एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया। और cos 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होगा। तो इससे फायदा क्या होगा? देखें, हम जानते हैं कि जो साई 1 साई 2 साई 3 आप कह रहे थे, एक्चुअल में साई किसके बराबर होता है? साई बराबर होता है ई डॉट डेल ए के। साई का फार्मूला ये ई डॉट डेल ए। अगर ये साई का फार्मूला है तो भाई जी आपके पास अगर बहुत सारे साई मौजूद है तो सबको जमा कर ले तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ ई डॉट डेल ए। तो समीशन का लफ्ज किस लिए लगा है? क्योंकि बैकवर्ड आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया था हमने सारे साइज को जमा किया था। ये सब जमा हो रहे हैं, इसकी वजह से लगा है सम। ठीक है, और सम एक साई का फार्मूला क्या होता है? ई डॉट डेल ए। तो इसलिए हमने ई डॉट डेल ए लगा दिया। एंगल के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 0 डिग्री cos 0 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने पहले ही कह दिया था कि यूनिफॉर्म है, हर तरफ से एक जैसी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्म थ्रू ईच सेगमेंट। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर ले लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा? सम ऑफ एरिया। और ये सम ऑफ एरिया क्या है? इस छोटे छोटे एरियाज को अगर मैं जोड़ता जाऊं इसको फिल करता जाऊं इस पूरे एरिया को, तो कौन सी डायग्राम बनेगी? स्फीयर बनेगा ना। तो स्फीयर का एरिया है एक्चुअल में, और स्फीयर के एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो सम ऑफ डेल ए आ रहा है, मतलब ये कह रहा है ये एक्चुअल में है एरिया ऑफ स्फीयर, और एरिया ऑफ स्फीयर बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के। तो मैंने इसकी जगह 4 पाई आर स्क्वायर कह दिया और ये मेरी इक्वेशन 1 आ गई। तो भाई यहाँ पर मैंने गॉसेस लॉ क्या यूज करा? अभी तक तो कहीं नहीं आया। तो यहाँ हमारी गॉसेस लॉ मदद करता है कि जब हम साई कैलकुलेट कर लेते तो हम साई को बराबर ले सकते हैं गॉसेस के साई के, क्योंकि उसने भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला दिया था और हमने भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला निकाला है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। यहाँ हमने अप्लाई कर दिया गॉसेस लॉ, जो कि बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन और नॉट के। ये हमारी हुई इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 में बात किसकी हो रही है? फ्लक्स ही की बात हो रही है।
तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैंने 1 और 2 को कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने से E 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक तरफ आ गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इस तरफ आ गया, 4 पाई R स्क्वायर एक तरफ आ गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक तरफ आ गया। अब E की वैल्यू निकालनी है आपने, तो क्या करेंगे, E को इधर ही रहने देंगे, Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ड्यू टू चार्ज स्फीयर, और ये है आउटसाइड द चार्ज स्फीयर। अब वो आपसे कहता है नहीं, मुझे तो एट द चार्ज स्फीयर चाहिए या ऑन द चार्ज स्फीयर चाहिए। अगला टारगेट है एट द चार्ज स्फीयर। तो देखो जो गॉसियन सरफेस मैंने यहाँ ड्रॉ किया था ना आउटसाइड, अब मैं इसको इनसाइड ड्रॉ कर दूंगा। जो रेड डॉटेड आपको नजर आ रहा है स्फीयर, ये एक्चुअल में मेरा गॉसियन स्फीयर होगा, गॉसियन सरफेस होगा, ठीक है। और अब जो डिस्टेंस होगा, अगर ये कैपिटल आर कह रहे हैं, सपोज करें मैं कह लेता हूँ ये रेडियस ए है, तो देखो अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर हो चुका है। पहले मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट तक मैंने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। अब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक इस चार्ज स्फीयर तक निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो भाई क्या चीज चेंज होगी, सिर्फ और सिर्फ फार्मूले में आपका रेडियस तो चेंज होगा। पहले जिसको आप आर कह रहे थे, आप आर डिस्टेंस दूर थे, अब आप ए डिस्टेंस दूर है, तो आर की जगह आप क्या रख देंगे, ए। तो जो पुराना वाला फार्मूला है उसमें सिर्फ आप रेडियस की जगह ए रख दें, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आ जाता है एट चार्ज स्फीयर। अब अगर वो आपसे कह देता है कि भाई मुझे तो इनसाइड चार्ज स्फीयर चाहिए, इनसाइड चार्ज स्फीयर के अंदर मसला ये आता है कि इस स्फीयर के अंदर हवा मौजूद है, कुछ चार्ज मौजूद नहीं है। तो अगर मैं एक अंदर गॉसियन सरफेस बनाता हूं, तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, हवा होगी सिर्फ। चार्ज तो इसके सरफेस पे है, तो उसके आउटसाइड अगर मैं कोई स्फीयर बनाता हूं तो उसमें मैं चार्ज को कैप्चर कर रहा हूँ। अगर मैं इसके ऊपर कोई इस स्फीयर बनाता हूँ तो उसके अंदर मैं चार्ज को कैप्चर कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इनसाइड चले जाऊँ, तो इनसाइड तो मैं बिल्कुल एम्प्टी स्पेस में चला गया, वहां पर तो चार्ज मौजूद ही नहीं होगा, ठीक है ना। अंदर कोई मेरे स्फीयर के अंदर चार्ज मौजूद नहीं होगा। और अगर ऐसा होगा, चार्ज ही मौजूद नहीं होगा, तो क्यू को क्या कह लेंगे हम, जीरो। देयर इज नो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। जब चार्ज ही जीरो है, और जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग जीरो होता है, क्योंकि देखो ऊपर क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, तो क्यू डिवाइड बाय, जब Q जीरो हो गया तो जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग जीरो ही होना है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपकी क्या होगी, जीरो होगी। कहां पर, इनसाइड चार्ज स्फीयर। अब आती है इसकी पेपर की मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, जो पेपर के अंदर हर अल्टरनेटिव वेयर में आती है, और कहता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज शीट। चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें। और ये चार्ज शीट कोई मामूली चार्ज शीट नहीं होती, ये इनफाइनाइट चार्ज शीट होती है। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि ना खत्म होने वाली। ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक्चुअल में कभी ना कहीं तो खत्म हो ही रही होती है, लेकिन कहते हैं कि इनफाइनाइट का मतलब अभी फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि हमें इसका आइडिया नहीं है। इसके लिए सपोज करें ये आपकी चार्ज शीट है। अच्छा, ये यहाँ से भी एक्सटेंडेड है, मतलब यहाँ से भी आगे बढ़ जा रही है, यहाँ से भी आगे बढ़ जा रही है। तो मुझे इसके अराउंड ना एक क्लोज लूप कंसीडर करना है, क्योंकि गॉसेस ने कहा था सबसे पहले आपने एक हाइपोथेटिकल सरफेस कंसीडर करना होगा, क्लोज सरफेस होना चाहिए वो, फिर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, और फिर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। लेकिन क्योंकि मैं इसके अराउंड तो कोई स्फीयर ड्रॉ कर नहीं सकता, ना मैं इसके अराउंड जो है वो रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, लेकिन मुझे ऐसा सरफेस भी चाहिए कि जिसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो यूनिफॉर्म हो। तो मैं फिर क्या करूँगा, मैं इसमें एक सिलेंडर को कंसीडर कर लूँगा जो इसके पास थ्रू हो रहा होगा। देखिए इस शेप के अंदर ये चार्ज शीट है, और इस चार्ज शीट के अंदर से एक सिलेंडर गुजर रहा है, और ऐसा करने से ये जो इस पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिक्वायर्ड है वो सेम होगी, भले मैं सिलेंडर को ऊपर ले जाऊं, नीचे ले जाऊं, कहीं पर भी ले जाऊं, हर पॉइंट के ऊपर सेम होगी। और चाहे मैं इस पॉइंट का इसी का सेम पॉइंट P डैश है, इस पॉइंट पे चले जाऊं तो इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। सिलेंडर दोनों एंड से इक्वी डिस्टेंस पर है चार्ज शीट से, और इस सिलेंडर को मैं ऊपर कितना ले जाऊं और नीचे कितना ले जाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट P सेम डिस्टेंस के ऊपर होगा चार्ज शीट से, सिर्फ इस सिलेंडर की वजह से। ठीक है, आप सिलेंडर को ज्यादा अंदर या बाहर नहीं कर सकते, आपको क्या रखना है, इक्वी डिस्टेंस पे रखना है। तो हम एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट मौजूद है जिसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, Q अपॉन A। चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। जैसे डेंसिटी होती है, कितना मास कितने वॉल्यूम में आ रहा है, इसके अंदर कितना चार्ज कितने एरिया पे आ रहा है, ये आपकी चार्ज डेंसिटी होती है। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें गॉसेस लॉ अप्लाई करना है। गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा। तो हमने कहा टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P वेरी क्लोज टू अ चार्ज शीट, लेट अस कंसीडर अ गॉसियन सरफेस इन अ फॉर्म ऑफ
cylinder which passes through the charge sheet such that the point P lies at its circular face। जो इसका circular face है इसके ऊपर आपका जो पॉइंट P है वो लाई कर रहा है जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिक्वायर्ड है, और इसको कहीं पर भी ले जाएं ऊपर या नीचे सिलेंडर को, ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे रहेगा और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे एक जैसी रहेगी। अब गॉसेस ने तो कहा था कि भाई भले आप क्लोज सरफेस कंसीडर कर लें लेकिन आपको पूरे सरफेस का फ्लक्स चाहिए होगा एक एक पॉइंट का। जैसे हमने स्फीयर लिया था उसके छोटे छोटे सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया था तो हर सेगमेंट का फ्लक्स निकाला था ना, तो अब इस सिलेंडर के भी पूरे सरफेस का मुझे फ्लक्स चाहिए होगा। अब सिलेंडर का सरफेस कंसिस्ट किन चीजों पे करता है ये भी हमारे लिए बहुत मसला है। सिलेंडर को अगर आप मैथमेटिकली ऑब्जर्व करें तो सिलेंडर के होते हैं तीन पार्ट, दो होते हैं सर्कुलर, एक ये आपको सर्कुलर नजर आ रहे हैं और ये आपको सर्कुलर नजर आ रहा है, और अगर मैं इसको काट दूं ना बीच में से और स्ट्रेट कर दूं तो एक रेक्टेंगुलर फेस भी नजर आएगा। तो इसके तीन फेस होते हैं, दो सर्कुलर होते हैं और एक रेक्टेंगुलर होता है। तो मुझे तीनों फेस का फ्लक्स चाहिए होगा, दोनों सर्कुलर का और दोनों एक रेक्टेंगुलर का। इसके लिए जरा मैं आपको अगली डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह चाहिए। पहले साई 1 साई 2 हमने कह दिया कि सर्कुलर फेस का फ्लक्स है और साई 3 जो है वो रेक्टेंगुलर फेस का फ्लक्स है। अब जरा अगली डायग्राम से समझे। ये जो डायग्राम आपके सामने आ रही है ये एक सिलेंडर था, इस सिलेंडर को मैंने तोड़ा, एक इसका ये सर्कुलर फेस आया, दूसरा सर्कुलर फेस ये आया जो नीचे वाला था, और ये जो बीच में से मैंने काटा है ना, काटने के बाद जब इसको स्ट्रेट बिछाया तो देखो ये रेक्टेंगुलर फेस आया। समझ में आई बात? तो इसका जो फ्लक्स है वो हो गया साई 1, इसका जो फ्लक्स है वो हो गया साई 2 और इसका जो फ्लक्स है वो हो गया साई 3। मुझे तीनों फ्लक्स चाहिए होंगे क्योंकि मुझे होल सरफेस एरिया जो होता है उसका फ्लक्स रिक्वायर्ड होता है, जो गॉसियन सरफेस हम कंसीडर करते हैं, तो मुझे पूरे सिलेंडर का फ्लक्स चाहिए होगा। अब उसके लिए मैंने कहा सिंस इलेक्ट्रिक लाइंस आर पैरेलल टू द सर्कुलर फेस एट एरिया ए, साई 1 साई 2 इज इक्वल टू ई डॉट डेल ए कॉस थीटा ई डेल ए कॉस 0। देखो हो ये रहा है कि भैया जी ये जो आपके पास सर्कुलर फेस है, कोई भी फेस आपका हो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा कहाँ होती है? आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस होती है। तो अगर ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर का सर्कुलर फेस है तो सर्कुलर फेस की डायरेक्शन कहाँ होगी? आउटवर्ड। जैसे मैंने दिखाया इसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। और इसमें अगर मैं लगा दूं लाइट रोशनी तो रोशनी भी कहाँ हो रही होगी? बाहर की तरफ होगी, तो रोशनी की डायरेक्शन भी कहाँ होगी? आउटवर्ड होगी, इस तरह। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहाँ हो रही होंगी? इस तरह आउटवर्ड, बाहर की तरफ आनी होगी। यानी कि सपोज करें पाइप में पानी आ रहा है तो पानी कहाँ आएगा? वो भी बाहर की तरफ आएगा। तो जो पानी आ रहा है सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है तो वो भी कहाँ होगी? आउटवर्ड। और एरिया की डायरेक्शन भी कहाँ होती है? आउटवर्ड। तो दोनों क्या होगा? पैरेलल हो गए ना भाई। तो पैरेलल होने की वजह से एंगल हो गया 0 डिग्री और cos 0 किसके बराबर होता है? 1 के। तो जो साई 1 होगा वही साई 2 होगा, क्योंकि साई 1 का भी वही एरिया होगा जो साई 2 का एरिया होगा। तो हम साई 1 और साई 2 को बराबर मान लेंगे और हम साई 1 कैलकुलेट करेंगे और वही साई 2 होगा हमारा। ठीक है, तो साई 1 कितना आ गया? ई ए। साई 2 कितना होगा? ई ए। ये चीज क्लियर है। अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर फेस की। तो रेक्टेंगुलर फेस जो आपका है जिसको मैं काटूंगा तो इसकी डायरेक्शन मुझे नजर आएगी आउटवर्ड। ये है ना रेक्टेंगल, देखें तो इसकी डायरेक्शन भी कहाँ होगी? आउटवर्ड। तो अगर मैं इसको काट के बिछाता हूँ तो इसकी डायरेक्शन भी कहाँ होगी? आउटवर्ड। आउटवर्ड इस तरह होगी, इस तरह होगी इसकी डायरेक्शन, आउटवर्ड। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स तो इसमें से इस तरह जा रही होंगी, स्ट्रेट पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है। तो पॉजिटिव अगर चार्ज यहाँ पर मौजूद था तो इससे इस डायरेक्शन में होगी। तो खुद देखो एरिया की डायरेक्शन जो है सिलेंडर के रेक्टेंगुलर वाले फेस की वो है इस तरफ, और जो इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन है वो है इस तरफ। तो दोनों में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये जो आपका रेक्टेंगुलर फेस है इसकी डायरेक्शन है आउटवर्ड और इसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फ्लूइड्स कैसे है? इस तरह गुजर रही है, इस तरह गुजर के सिलेंडर से बाहर आ रही है ना, तो वो इस तरह गुजर रही है। तो दोनों में एंगल कितना होगा? दोनों में एंगल होगा 90 डिग्री। और cos 90 किसके बराबर होता है? 0 के। तो इसका मतलब ये जो बीच वाला सरफेस है इसका जो फ्लक्स होगा वो आपका 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जिस तरह इस तरह इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आ रही है और ये सिलेंडर है, सिलेंडर को काट के बिछाओ तो इसका एरिया जो होता है वो आउटवर्ड होता है, तो सिलेंडर का एरिया इस तरह आउटवर्ड होगा। दोनों में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो साई 3 हमारे पास क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि cos 90 0 होता है। तो भाई टोटल फ्लक्स क्या करते हैं? तीनों को जमा करके निकाला जा सकता है। हम तीनों को जमा कर लेते हैं। तीनों को जमा करने पे हमारे पास आंसर आएगा 2EA। ठीक है जी। यहाँ जब हमने फ्लक्स निकाल लिया तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 और गॉसेस ने हमें दे दी एक इक्वेशन जिसको हम कहते थे इक्वेशन नंबर 2 और दोबारा से इनको कर लेंगे कंपेयर। जैसे ही हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2EA डिवाइडेड बाई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर E निकालना है आपने तो E किसके बराबर हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर हम शुरू में बता चुके थे आपको कि चार्ज पर यूनिट एरिया हमारा बराबर होता है डेंसिटी के, चार्ज डेंसिटी के
तो यहाँ पर भी देखें चार्ज अपॉन एरिया आ रहा है, तो इसकी जगह मैं डेंसिटी रख सकता हूँ। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक चार्ज शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो बराबर होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 2 अपोजिटली चार्ज शीट मौजूद हैं और एक पॉइंट P है, मुझे यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिक्वायर्ड, तो देखें पहली वाली शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी वाली की जो नेगेटिव शीट है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन नेगेटिव में होगी। ठीक है, नेगेटिव में होगी ना। लेकिन पॉइंट्स के ऊपर बहुत अहमियत है, पॉइंट पे डिपेंड करता है। देखो पॉजिटिव करता है आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट, और नेगेटिव करता है इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों की वजह से E1 और E2 शीट की वजह से इंक्रीज हो रही होगी, बढ़ रही होगी, क्योंकि पॉजिटिव धक्का दे रहा है, नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे की हेल्प आउट कर रहे हैं, ये लाइक पैरेलल फोर्सेस का काम कर रहे हैं। तो इस सूरत में E1 और E2 का जो टोटल इफेक्ट है इस पॉइंट P पे वो इंक्रीज हो रहा होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ऐड करके हासिल होगा। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं पॉइंट आउटसाइड अगर मैं चले जाऊं, इनसाइड नहीं आउटसाइड, वहां पर सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि देखो पॉजिटिव कहाँ खींच रहा होगा, इसको आउटवर्ड तरफ धक्का दे रहा होगा, और नेगेटिव इसकी तरफ डायरेक्टेड होगा। तो अब देखो ये दो वेक्टर्स क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो इस पॉइंट के ऊपर तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर आप देख सकते हैं दोनों वेक्टर्स जो है उनकी डायरेक्शन सेम है, तो आप दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि इसकी फील्ड और इसकी फील्ड का जो टोटल असर है वो इस पॉइंट के ऊपर पड़ रहा है, तो मुझे जमा करना होगा। तो हम E1 को जमा कर लेते हैं E2 से। E1 का फार्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एक चार्ज शीट की वजह से कितना होता है, 2 की वजह से। जमा कर लेंगे दोनों को, तो जमा करने के बाद आ गया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 आप कैंसिल आउट कर दें, तो आपके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये थी आपकी एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर जो बोर्ड के अंदर आपका आता है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे।